स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो आपका आज की एक नई शानदार क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो जो स्टूडेंट फोर्थ सेम में है उनके लिए आज का जो क्लास होने वाला है, तो जल्दी से आप सभी अपने फ्रेंड के साथ आज की क्लास को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको बीएससी की फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की सारी क्लासेस देखने को मिल पाएँ, आपको नोटिफिकेशन में मिले, ठीक है। तो आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम आपका इलेक्ट्रिक मैकेनिक्स और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट है उसके हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू दिखाए हैं। जो भी यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका OMR पैटर्न पर एग्जाम होता है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो ये MCQs को हम ये करते हैं ताकि इनके सारे हम कह लिए एक बार, ठीक है। तो ताकि आपको कम से कम 20 तरीका की, अगर 20 तो मान के चलिए आपको 20 तरीके के कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल अप्लाई होती है। तो इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट को पढ़ाया है आपको, उसके सारे करा दिए, वो खत्म हो गई यूनिट 1। अब आपकी यूनिट सेकंड शुरू हो गई है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स किन पार्टिकल पर अप्लाई होती है। हमेशा आप याद रखना, क्वांटम मैकेनिक्स होती है वो माइक्रो पार्टिकल पर अप्लाई होती है, माइक्रो पार्टिकल, ठीक है। दो तरीका के पार्टिकल होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो आपको याद रखना माइक्रो पार्टिकल्स पर क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होती है, ठीक। कौन से आप लिख दोगे, माइक्रो पार्टिकल्स, ओके। उसके बाद देखिए, प्लैंक की खोज में विकिरण ऊर्जा के पैकेटों को क्या कहा जाता है। अब अगर आपने बीएससी सेकंड सेम में या फिर थर्ड सेम में प्लैंक रेडिएशन लॉ पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से बता दोगे। और कक्षा 12 में भी इसका डिस्कशन हुआ है, 11th और 12th में। तो प्लैंक रेडिएशन लॉ क्या कहता है कि जो विकिरण होता है, प्रकाश की जो किरणें होती हैं, जो विकिरण होते हैं, वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलते हैं, ठीक है। जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन बंडलों को हम क्या कहते हैं, क्वांटा, क्या कहते हैं, क्वांटा। तो यही बात कही गई है, प्लैंक की खोज में विकिरण ऊर्जा के पैकेटों को क्या कहा जाता है, क्वांटा। अब यहाँ से ये प्रश्न आपका तैयार हो गया। तो क्वांटा क्या कहते हैं, क्वांटा। जो प्रकाश के बंडल के जो ऊर्जा के जो पैकेट होते हैं ना, उन्हीं को हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में आपको क्या पढ़ना है, क्वांटा, ऊर्जा के पैकेट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वह विक्रम जिसमें धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, तो क्या होता है, ये ध्यान से समझिए। इसके बारे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या होता है कि जब किसी धातु पर उच्च ऊर्जा की, उच्च आवृत्ति की किरणें आती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। जो वो आपकी किरणें हैं वो जैसे ही एब्जॉर्ब करती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगता है, ठीक है, यानी कि उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ये किसने बताया, आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन ने बताया कि जब किसी धातु पर उच्च ऊर्जा की किरणें यानी आवृत्ति वाली किरणें पड़ती है तो उससे ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ये किसने बताया, वह प्रक्रम जिसमें धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है उसे क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। और इसे किसने बताया, आइंस्टीन ने। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, डी ब्रॉगली तो आपने कक्षा 12 में भी पढ़ी और कक्षा 11 में भी पढ़ी है। डी ब्रॉगली क्या होती है बताइए, यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर, ठीक है, सामने जस्ट। तो आपने पढ़ा था लैम्डा बराबर क्या होता है, H/, यही तो पढ़ा था पार्टिकल। यह है डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली, तो डी ब्रॉगली थे
इन्होंने बताया था कि जो कोई भी पदार्थ होता है वो दो प्रकार के गुण से बनता है। पहला आपका पार्टिकल का होगा, दूसरा क्या होगा, तरंग का, यानी कण के और तरंग के, ठीक है। और इन्होंने कई सारे प्रयोग किए, कई सारे प्रयोगों के आधार पर इन्होंने पदार्थ की कण प्रकृति को बताया। जैसे किसी भी पार्टिकल मोमेंटम होता है, ठीक है, उसमें वेग होता है, कई चीज़ें हैं। और इन्होंने तरंग प्रकृति कैसे साबित की, डिफ्रैक्शन कराया और रिफ्लेक्शन कराया, यानी विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, ये सारी घटनाओं के तहत उन्होंने चेक किया। देखिए आपने तरंग की क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, आवृत्ति होती है, ठीक है, ऊर्जा होती है। लेकिन कण में तरंग दैर्ध्य नहीं होती, ऊर्जा नहीं, ऊर्जा होती है लेकिन आयाम नहीं होता, ठीक है, और आवृत्ति। तो कण में और तरंग दैर्ध्य में ये होता है कि अगर कोई पार्टिकल तीव्र गति से मतलब तीव्र गति से चल रहा है तो कणों का जो कण होते हैं वो तरंग के रूप में तरंग उत्सर्जित करते चलते हैं पीछे, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना, जब कोई कण तीव्र गति से चलता है तो वो अपने पीछे तरंग उत्पन्न करता चलता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए, ब्लैक बॉडी की प्रति यूनिट डिस्पर्स से उत्सर्जित विकिरण की दर किस पर निर्भर करती है। कोई ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी कहते हैं हम आदर्श चिकित्सा को। ब्लैक बॉडी होती है वो कहते हैं आदर्श, यानी कि ये क्या होती है, परफेक्टली, ये क्या होती है, जो ये ब्लैक बॉडी परफेक्ट होती है, यानी कि ये प्रकाश की संपूर्ण मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और संपूर्ण एमिशन करती हैं इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो सारी विकिरण को अवशोषित कर ले और सब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर दे। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें ये पूछा जा रहा है कि ब्लैक बॉडी की प्रति यूनिट इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन होता है वो उसकी जो दर होती है, उसकी जो रेट होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर पर, किस पर, टेम्परेचर, इस टाइप से आपको याद रखना है। फिर किसी फंक्शन का किसका यूज एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बदलने के लिए किया जाता है। तो अभी आप कक्षा मतलब सेमेस्टर 4 में हो, सेमेस्टर 4 में हो, तो आपको ये थोड़ा पढ़ना है। जब आप सेमेस्टर में आओगे तो आपको ये सारी चीज़ें फिजिक्स में पढ़नी पड़ेगी। ऑपरेटर होते हैं, पैरिटी ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, लैग्रेंजियन ऑपरेटर, कई सारे ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो जो ऑपरेटर होते हैं वो ध्यान से समझिए किसका यूज एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बदलने के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना है ऑपरेटर जो होता है वो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। वन डायमेंशन बॉक्स के लिए ऊर्जा का सूत्र आपको याद रखना है और भूलना नहीं, n² अपॉन 8m² ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ कभी कभी एक जगह ऑप्शन में दिया जाता है, आपको याद रखना है होता है। उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी, तो भाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो आपको ज़्यादा में पढ़ी है और फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है, किसी पदार्थ की कितनी अनुनादी संरचनाएं हो सकती है ना, अनुनाद को एक्सप्लेन करती है। ये किसने दी बताइए, ये दी थी आपकी, ध्यान रखते हैं इसी के आगे है ना, फिगर आपको याद रखना है और लंबी, इस टाइप से आपको याद कर लेना है। इसके बाद हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किस प्रकार की ऊर्जा का योग है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का H बराबर E प्लस क्या ये ऑपरेटर है, ठीक है, P, ठीक है। यहाँ हम दिखा देते हैं KE और इसको हम दिखा देते हैं KP, यानी कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है वो काइनेटिक ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन होता है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। अभी मैंने बताया आइंस्टीन ने किसके बारे में बताया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। तो इनकी इक्वेशन क्या होती है आपको बस ऐसे याद रख लेना है, E बराबर 0 प्लस
हाफ mv²। ठीक है, इस टाइप से ये आपको याद कर लेनी है। कभी कहीं E बराबर एच न्यू इस टाइप से लिख के भी दिया जा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपकी इक्वेशन होती है। और जो क्या होती है, दहली आवृत्ति। तो दहली आवृत्ति क्या होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगे। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है। हाँ जी, देखिए आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा या कह सकते हैं आवश्यक जो कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं कार्यफलन। इंग्लिश में से कहते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, और हिंदी में से कहते हैं कार्यफलन। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितना कम से कम कार्य करना पड़ेगा, जितनी कम से कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, उसी को हम कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन का मात्रक क्या होता है। वर्क फंक्शन का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखिए, ये दे रखा है डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में किसने बताया। तो अभी हमने आपको बताया था डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। जो पदार्थ होते हैं वो दो तरीका के गुण शो करते हैं। ठीक है, और कौन से, तरंग के और कण के। कौन सी घटना प्रकाश की कण की प्रकृति बताती है। तो आपको सिंपली लिख देना है कि जो प्रकाश की रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये यानी रिफ्रैक्शन ये सारी घटनाएं हमें कैसे क्या बताती हैं, प्रकाश की कण प्रकृति को बताती है। ठीक है, कण प्रकृति को बताती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, प्रकृति को समझते हैं। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सेम। ठीक है, अब आगे देखिए, गति में किसी पार्टिकल को क्या कहते हैं। देखो हमने अभी आपको बताया कोई पार्टिकल है, बहुत तीव्र गति से प्रकाश की चाल से चल रहा है मान के चलिए, तो वो अपने पीछे तरंग छोड़ता जाता है। तो जो वो एक तरीका से पैकेट बन जाता है, तरंगों का ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ वेव्स। ठीक है, आपको याद रखना है, तरंगों का समूह। अगला क्वेश्चन, कौन सा गुण कण का है। तो कण के बहुत सारे गुण होते हैं, मोमेंटम होता है, संवेग होता है ना, उसमें ऊर्जा होती है। तो आप यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हो मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, कई चीज़ें होती हैं। डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है। तो डेविसन और जर्मन इफेक्ट डिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। किससे, डिफ्रैक्शन से रिलेटेड है ये डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, उसके बाद पदार्थ तरंग की तरंग दैर्ध्य किससे स्वतंत्र है। किसी भी पदार्थ की तरंग दैर्ध्य किससे स्वतंत्र होती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो आप लिख दोगे चार्ज से। चार्ज मतलब आवेश। किसी भी तरंग दैर्ध्य में आवृत्ति होगी, आयाम होगा, ऊर्जा होगी, है ना, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन चार्ज नहीं होता है, तो ये चार्ज से स्वतंत्र होती है। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हर एक टॉपिक अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताएं, और कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में या मन में चल रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास देखने के लिए।